हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु भारती और आप देख रहे हैं स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो है जुडिशरी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोर्ट्स होते हैं, यानी कि जो जुडिशरी होती है वो क्या क्या काम करती है, वो मतलब जुडिशरी होता क्या है वो भी जानेंगे, और वो उसका जो काम होता है वो भी जानेंगे, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो जो जुडिशरी होती है उसका रोल क्या होता है। द जुडिशरी वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो जो जुडिशरी होती है वो तीन मुख्यतर काम करती है। सबसे पहला होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दूसरा होता है जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा होता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स। तो जो जुडिशरी होती है वो जो झगड़े होते हैं लोगों के बीच या फिर स्टेट से लेके लोगों के बीच, और भी जो अलग अलग जो झगड़े होती है उसको सुलझाने का काम जुडिशरी करती है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि अगर कोई भी काम है, जो काम हो गया, कोई भी लॉ हो गया जो एग्जीक्यूटिव के या फिर लेजिस्लेचर वगैरह से होते हुए आया है, तो सबसे लास्ट में चेक जुडिशरी करती है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिलता है जुडिशरी को, तो वो वहाँ पे ही लॉ को रोक देती है। तो ये भी काम होता है जुडिशरी का, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारी जुडिशरी है वो जो लॉज होते हैं या फिर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंश्योर करती है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो लॉज हैं वो लॉ लोग फॉलो करें, और जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी किसी तरीके से हार्म ना हो, सबका जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसे मिले। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जो मतभेद होते हैं लोगों के बीच में, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको जो सुलझाने का काम करता है वो जुडिशरी ही करता है। द जुडिशियल सिस्टम रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं उसे भी जुडिशरी ही सुलझाती है। सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, जो सिटीजन होता है और जो गवर्नमेंट होता है, अगर उसके बीच में कोई अगर ऐसा मतभेद हो जाता है तो उसको भी जुडिशरी ही सुलझाती है। दो स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में जब होता है मतभेद तब भी जुडिशरी ही, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके बीच में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो भी जुडिशरी ही आती है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो तो मैंने अभी बताया ही। अगर कोई भी लॉ है वो पास हुआ है लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव से होते हुए आया है, तो फाइनल जो इंटरप्रेटर होता है, जो फाइनली जो रोकता है उसे, वो है जुडिशरी। चेक करने के लिए कि जो लॉ है वो किसी भी तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे तो वॉलेट नहीं कर रहा है। जब अच्छे से चेक हो जाता है और पता चल जाता है कि जो लॉ है वो वॉलेट नहीं कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को, तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर वॉलेट कर रहा हो तो उस लॉ को वहीं पर ही रोक दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा। इस जुडिशरी के पास ये पावर होती है, और इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो जो जुडिशरी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी लॉ जो पास हो चुका है, लोगों के बीच में जो लॉ बन चुका है वो लोग फॉलो करें, और जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर लोगों को लगता है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो हार्म हो रहा है, वो वॉलेट हो रहा है, तो लोग अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़ सकते हैं जाकर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो ना ही लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल की जाती है और ना ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और जो भी जुडिशरी इन दोनों के द्वारा कंट्रोल ना की जा रही हो उसे ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं। द अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी अगर कोई काम कर रही हो, किसी के लिए कुछ लॉ वगैरह बना रही हो, किसी को कोई सज़ा सुना रही हो, तो उस टाइम पे ना लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, और ना ही एग्जीक्यूटिव। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। तो जो कोर्ट्स होते हैं वो ना गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और ना उनके हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से।
ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी जजेस होते हैं, हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ये जो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, तो इनसे मतलब बिल्कुल भी कोई भी नाता नहीं होता है जजेस का इन दोनों से। वो लोग मतलब दूसरे तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं जिसमें इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं होता है। आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। तो जब अपॉइंटमेंट हो जाता है, जब भर्ती हो जाता है, जब कोई जज बन जाता है, तो उसको उसके स्थान से, उसके पद से कोई भी नहीं हटा सकता। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का वो किस तरीके का है। तो हमारे भारत में 3 तरीके के कोर्ट्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं कोर्ट्स के। सबसे पहले होता है नॉर्मल जो लोकल लेवल पे होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया located in New Delhi and is presided by over by the Chief Justice of India। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चीफ जस्टिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब वो वहाँ के जज होते हैं। और जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट होता है, मतलब किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, मतलब सब राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं अपने अपने। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। मतलब किसी भी एक राज्य का जो हाई कोर्ट है वो उस स्टेट का मतलब हाईएस्ट कोर्ट है, उसके ऊपर उस स्टेट में कोई भी कोर्ट नहीं। और सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोकल कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट। दीज कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो तहसील लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, मतलब लो लेवल पे कह सकते हैं। और इन टाउन्स में होते हैं। एंड प्रिसाइडेड बाई ओवर बाई अ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्रेसिसाइड किया जाता है। सॉरी, दी डिसीजंस मेड बाई हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ओवर ऑन दी लोअर कोर्ट्स। तो जो डिसीजंस होते हैं हायर कोर्ट्स के, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट है, तो अगर कोई हाई कोर्ट से मतलब कोई सज़ा सुनता है तो उसकी सज़ा को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो नहीं हटा सकती, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। और उसका जो नियम होगा, उसका जो सज़ा सुनाया जाएगा या फिर जो भी उसकी रिजल्ट होगी वो मतलब ज़्यादा मान्यता वाली होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकाबले। A person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just through appellate system। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि जो नियम सुनाए गए हैं, जो नियम कह रहा हूँ, जो न्याय सुनाया गया है लोअर जजेस के द्वारा वो संतुष्टिजनक नहीं है, तो कोई भी उस कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट के पास जाकर, उसको ऊपर वाले कोर्ट में जाकर अपना बात रख सकता है और वहाँ से अपना जो न्याय है वो पा सकता है। और इस सिस्टम को कहते हैं एपिलिएट सिस्टम। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके दो तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिमिनल और दूसरा है सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो उसमें जो जुर्म होते हैं वो होते हैं मर्डर या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की तरह या फिर चोरी वगैरह। और जो सिविल लॉ होता है उसमें ज़मीनी कागजात वगैरह ऐसे कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है उसको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इट डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। तो जो लॉ हैं वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आ जाएंगे। जैसे कोई मर्डर कर रहा है किसी का या फिर चोरी वगैरह, वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आते हैं। इट यूजुअली बिगिंस विथ लॉजिंग ऑफ एफआईआर। मतलब इसमें सबसे पहले एफआईआर होता है, फिर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर क्राइम जो क्रिमिनल होता है उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद या तो उसके ऊपर केस थोप दिया जाता है या फिर उसको जेल में भेज के उसको फाइन लगा दिया जाता है। अब दूसरा है सिविल लॉ क्या होता है। तो जो सिविल लॉ होता है उसमें लोगों के जो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया,
सिविल लॉ में जो राइट्स होते हैं लोगों के, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सिविल लॉ के अंडर में आता है। तो इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लोगों के बीच में झगड़े वगैरह या फिर ज़मीनी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लोगों के बीच में, तो वो सारे सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। तो इसके अंदर में पेटिशन को फिल किया जाता है। पेटिशन एक फॉर्म टाइप का होता है, उसको भर देते हैं, जो जो चीज़ें उसमें पूछी गई होती है फॉर्म में, उसको भर के और फिर कोर्ट में दे दिया जाता है। मतलब अगर कोई भी पार्टी है, उसको लग रहा है कि मतलब उसके जो राइट्स हैं उनको हार्म किया जा रहा है, तो वो पेटिशन भरेगा। पेटिशन यानी कि एक तरीके का फॉर्म भरेगा और कोर्ट में जमा कर देगा, और उसके बाद जो कोर्ट है वो उस पर जांच वगैरह करके आपके लिए राहत का कोई नियम दे देगी, मतलब कुछ न्याय सुना देगा, जो कोर्ट होता है वो। अब नेक्स्ट है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या कोर्ट्स कोई भी जा सकता है, किसी के पास भी कोर्ट्स जाने का अधिकार है? तो इसका जो आंसर है वो होगा हाँ, सबके पास अधिकार है, परंतु जो लोग होते हैं वो मतलब गरीबी के कारण या फिर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके कारण कोर्ट्स नहीं जा पाते। तो उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं अब। Theoretically, all citizens of India can access the courts in this country। तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो कोर्ट्स जा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जो कोर्ट्स हैं वो डिफ़िकल्ट बहुत सारे तरीक़ों से, मतलब मुश्किल है जाना। इसलिए जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, वो लोग मतलब कोर्ट्स नहीं जा सकते पैसे की वजह से, टाइम लगने की वजह से, या फिर जो पेपर वर्क्स होते हैं उसमें जो पैसा लगता है उसके वजह से। तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है, क्या क्या रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा पाते। तो इसमें सबसे पहला तो होता है कि बहुत ज़्यादा ये जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसी की वजह से जो गरीब लोग हैं वो जा नहीं पाते। और दूसरा रीज़न है कि जो गरीब लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनका जो फैमिली होता है वो डेली के वेजेस पे डिपेंड रहता है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सो रिमोट। तो इसलिए जो मतलब लोगों का जो मतलब इतनी गरीबी है कि वो लोग डेली के जो वेजेस हैं, डेली डेली जो भी वेतन हो रहा है, जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है डेली डेली दिहाड़ी से, उस पे वो लोग डिपेंड हैं। तो वो लोग कैसे अपना मतलब कोर्ट में भी खर्चा देंगे और अपना भी खर्चा कैसे चलाएंगे, इसलिए वो लोग भी नहीं जा पाते जो गरीब लोग होते हैं। अब नेक्स्ट है PIL क्या होता है। PIL बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होता है जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल हैं, उन लोगों उन्हीं तरीके के लोगों के लिए होता है PIL, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत से मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल का बात रख सकता है कोर्ट में, मतलब डायरेक्टली रख सकता है या फिर टेलीग्राम वगैरह के माध्यम से भी रख सकता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से कि PIL क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन, PIL का फुल फॉर्म होता है ये, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था 1980 में। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वेयर बीइंग वायलेटेड। मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि PIL कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ले जा सकता है लोगों के मतलब लोगों के बदले में। जो लोग हैं बहुत सारे, अगर उनका कोई राइट है, कोई हक है जो उनसे छीना जा रहा हो, तो उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी जो ज़्यादा पैसे वाले हो, वो उनका बात रख सकते हैं कोर्ट में। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मतलब किसी में भी, किसी भी कोर्ट में आप उन सब का बात रख सकते हैं PIL फाइल, मतलब PIL करवा के। A letter of or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। तो आप लेटर के माध्यम से भी ये कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम करके भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, वो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो जो जुडिशरी है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है हमारे देश की डेमोक्रेसी में। इट ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर हो गया या फिर जो एग्जीक्यूटिव है,
उनका जो पावर है वो लोग मिसयूज़ ना करें अपने पावर का, इस पे भी विशेष तौर पे ध्यान रखता है जुडिशरी। ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो जो जुडिशरी होता है वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही था हमारे इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि वो जो मिस्टेक हो वो फिर से मैं ना दोहराऊँ। तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।